हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं फिर से अपनी माइंड मैप सीरीज़ में। और आज का अपना जो टॉपिक है माइंड मैप सीरीज़ का वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट सेकंड। और आज के जो अपना ये जो लेक्चर है या जो अपना ये पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉकरोच और मेंढक के बारे में। वैसे बात करें तो न्यू एनसीईआरटी में अपने को कॉकरोच नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, वो कॉकरोच से भी दे दे क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों जो अपने टॉपिक्स है इनको हमें अच्छे से क्लियर करके चलना होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉकरोच को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम मेंढक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनके जो कॉमन फीचर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, फिर इनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को पढ़ेंगे, यानी कि इनकी जो बाह्य आकारिकी और आंतरिकी है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में। ठीक है, और कॉकरोच का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की, तो कॉकरोच है किंगडम एनिमिलिया का ये कैंडिडेट है। ठीक है, बात करें हम फाइलम्स की तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, चूंकि ये एक कीट है और हमने पढ़ा है कि भाई जो कीट है उनको हमने आर्थ्रोपोडा में रखा है, संधि युक्त उपांग जिनमें पाए जाते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं, तो इनके भी जो उपांग है संधि युक्त होते हैं। वहीं बात करें हम तो इसका वर्ग है कीट। ठीक है, वंश की बात करें तो इसका वंश है पेरिप्लेनेटा। ठीक है, और इसकी जो स्पीसीज है वो है अमेरिकाना, यानी जिस स्पीसीज का हम स्टडी कर रहे हैं इसकी, ठीक है, वो है अमेरिकाना। ठीक है, इसके कॉमन फीचर्स की बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आकार की बात करें तो इनका साइज होता है 34 टू 53 सेंटीमीटर, यानी कि ये 34 से 53 सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, यानी कि ये 34 से 53 मिलीमीटर लंबे होते हैं। सेकंड बात करें हम कलर की, तो ये जनरली भूरे कलर के होते हैं या फिर ब्लैक रंग के होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये दिखाई दे सकता है हमें चमकीले पीले कलर की। ठीक है, और अगर बात करें हम जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं उनमें ये लाल तथा हरे रंग का भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इनके आवास की, तो ये जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें मिलते हैं, पूरे संसार में हमें मिलेंगे। और पूरे संसार में हमें मोस्ट ऑफ जैसे कि ये मिलेंगे जहां नमी वाली जगह होती है वहां पे, जहां अंधेरा ज्यादा होता है वहां पर, तो नमी और अंधेरे वाले स्थानों में ये अधिकतर पाए जाएंगे। अगर बात करें हम इनकी हैबिट्स की यानी कि आदत की, तो ये जनरली पीड़क है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीड़क की भांति कार्य कर रहा है, तो पीड़क बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये पीड़क की भांति कार्य करते हैं तथा खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। ये जनरली देखा ना, हमारी जो किचन होती है, ठीक है, किचन वाला जो एरिया है उसमें ये जनरली ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भैया, जैसे देखो सीवरेज में रह रहे हैं, ठीक है, अब ये दिन भर अंधेरे में रहेंगे सीवरेज में, रात को किचन की लाइट ऑफ हुई, ये निकल के आएंगे वहाँ से और उसमें हमारा जो खाना रखा हुआ है उस पर आराम से ये सैर करेंगे, ये वॉकिंग करेंगे। ठीक है, अब ये सीवरेज से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये रोगाणुओं को लेकर आ रहे हैं, उन रोगाणुओं को छोड़ देते हैं हमारे खाने पे, यानी कि सिंपल से वे में कह सकते हैं हम कि भाई ये खाना तो खाते ही है साथ में, और खाना खा के ये बीमारी और फैलाते हैं, यानी कि हमारे खाने को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और नष्ट करके ये रोग संचरित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अदर जो बात करें अपन, जैसे कि हमारे जो कपड़े होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी ये क्या कर देते, खराब कर देते, काट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इसकी आकारिकी। ठीक है, आकारिकी में हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, इनके शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, बात करें हम इसके सिर की तो इसके सिर का निर्माण होता है 6 खंडों के समीकरण से। सेकंड बात करें हम इसके वक्ष की तो इसके वक्ष का निर्माण होता है 3 खंडों के समीकरण से, और उदर है उसमें पाए जाते हैं इसके 10 खंड। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करें तो देखो, नर में पंख अंतिम छोर से भी लंबे होते हैं। अगर हम बात करें मेल्स में, ठीक है, तो मेल्स के जो पंख होते हैं ना, वो उसके उदर के अंतिम छोर से भी लंबे होते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल है, ठीक है, काइटिन से बना होता है, कठोर होता है, भूरा होता है और काइटिन से बनी प्लेटों से बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं स्क्लेराइट। ठीक है, अब जो इसके शरीर पर जो बाह्य कंकाल है, ठीक है, वो काइटिन की प्लेटों का बन रहा है, जिन्हें हम स्क्लेराइट बोल रहे हैं। अब ये जो स्क्लेराइट है, ठीक है, अगर बात करें हम जो पृष्ठ सतह पर पाई जाने वाली जो स्क्लेराइट है, उसे कहते हैं हम टरगाइट। टरगाइट, ठीक है, और जो अधर सतह पर पाई जाने वाली जो स्क्लेराइट है, उसे हम कहते हैं स्टर्नाइट। ठीक है, अब ये जो अधर और जो पृष्ठ वाली जो दोनों अपनी स्क्लेराइट्स हैं, ठीक है, ये दो प्लेटों से और जुड़ी होती है जो पार्श्व में उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम प्लूराइट। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारी प्लेट है टरगाइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट, ये जो तीनों प्लेट हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन्स के द्वारा कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम आर्थोडियल मेम्ब्रेन या आर्थोडियल झिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि इसके उपांगों की। ठीक है, उपांगों की अगर अपन बात करें, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं उपांग में कि भाई इनकी श्रृंगिका की। तो इनमें दो एंटेना मिलते हैं, दो श्रृंगिका मिलती है। ठीक है, ये लंबी होती है, संवेदी होती है और धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, इनकी जो श्रृंगिका है वो खंडित होती है, यानी सेगमेंट से मिलकर बनी होती है और झिल्लीदार सॉकेट से उत्पन्न होती है। यहां पर ये झिल्लीदार सॉकेट्स होते हैं, इनसे ये उत्पन्न होती है, नेत्रों के सामने प्रेजेंट होती है ये। और इसका मेन फंक्शन है कि जो वातावरणीय जो दशाएं हैं, ठीक है, जो कंडीशंस है, उनको ये क्या करती है, सेंस करती है। ठीक है, वहीं बात करें, ठीक है, ये श्रृंगिका है, सिर में उपस्थित होती है। ठीक है, वहीं अपन बात करें सिर की। ठीक है, तो इनका जो सिर है वो त्रिकोणीय होता है, अनुदैर्ध्य शरीर अक्ष के समकोण पर होता है। अनुदैर्ध्य शरीर अक्ष का मतलब क्या हो गया कि जैसे इनकी बॉडी इस तरह से होती है, ठीक है, तो इसकी 90 डिग्री पर इस तरह से इनका सिर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनका वक्ष। तो इनका जो वक्ष है, ठीक है, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है या 3 भागों में विभाजित होता है। अब 3 भाग कौन कौन से हो गए, तो देखो, जो इनका सिर है उसका समीप वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हम प्रोथोरैक्स, उससे बाद का भाग है उसे कहते हैं मीजोथोरैक्स, और जो वक्ष का लास्ट भाग है उसे कहते हैं हम मेटाथोरैक्स। यानी कि 3 इसके क्या हो गए, वक्षीय खंड हो गए, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब देखो, ये जो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स है, ठीक है, ये हो गए इसके 3 वक्षीय खंड, और लास्ट के जो बचे हुए 10 सेगमेंट हैं, ये सारे कौन से हैं, उदरीय खंड। ठीक है, अब देखो, हमने इसके अंदर जो श्रृंगिका है उसे डिस्कस किया। श्रृंगिका के पश्चात हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर पंखों को। तो जो अपना कॉकरोच है, इसमें 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट जो पंख है उसे कहते हैं हम मीजोथोरेसिक पंख या अग्रपंख या टैगमिना। ठीक है, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, जो मीजोथोरैक्स सेगमेंट है, इस मीजोथोरैक्स सेगमेंट से ये उत्पत्तित हो रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे हमें एक जोड़ी दोनों तरफ, ये अपारदर्शी, गहरे एवं लेदरी होते हैं। ठीक है, ये अपारदर्शी होते हैं, गहरे कलर के होते हैं, यानी डार्क कलर के होते हैं, और लेदरी होते हैं। ठीक है, ये और साथ में ही ये उड़ने के काम नहीं आते। ठीक है, विरामावस्था में ये क्या करते हैं, जो जो पश्च पंख है, ठीक है, जो पश्च पंख है, मतलब कि इसमें एक और जो अपना दूसरा जो पंख है उसे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विरामावस्था में ये उन पंखों को आवृत करते हैं या सुरक्षित रखते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो पंख है ये उड़ने के काम नहीं आते। ठीक है,
अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप के जो इनमें पंख मिलते हैं, और वो है अपने मेटाथोरेसिक पंख या पश्च पंख। मेटाथोरेसिक पंख या पश्च पंख ये भी एक जोड़ी होते हैं। ये कहां से उत्पत्तित होंगे? जो मेटाथोरेक्स वाला पार्ट है, जो मेटाथोरेक्स वाला पार्ट है उससे, ठीक है। मेटाथोरेक्स से इनका निर्माण हो गया, उत्पत्ति होगी इनकी। ये वाले जो पंख है, जैसे अपन ने पढ़ा भाई जो मीजोथोरेक्स है, ठीक है, ये क्या थे? अपारदर्शी थे, गहरे कलर के थे, लेदरी थे और एक जोड़ी थे। ठीक उसी तरह ये भी हमको एक जोड़ी मिलेंगे, लेकिन मेटाथोरेक्स से जस्ट विपरीत मिलेंगे। ये पारदर्शी होते हैं, झिल्ली में होते हैं और उड़ने में करते हैं इनकी सहायता, ठीक है। तो मेन जो उड़ने के लिए इनके पास जो पंख होते हैं वो होते हैं अपना मेटाथोरेक्स पंख, ठीक है। और जो अपने मीजोथोरेक्स पंख है वो इन मेटाथोरेक्स पंखों को विरामावस्था में क्या करता है? कवर करके रखता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं सुरक्षित रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम इनके अंदर पैरों की, तो इनके पास पाई जाती हैं 3 जोड़ी पैर, और ये जो 3 जोड़ी पैर हैं वो प्रत्येक वक्षीय खंड से उत्पन्न होते हैं। तो 3 वक्षीय खंड थे हमारे पास, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो तीनों जो वक्षीय खंड है उनसे 3 जोड़ी पैर अराइज होंगे। तो प्रत्येक वक्षीय खंड में ये एक जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं, और मेन काम क्या है इनका? चलना, यानी कि इनको गमन में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगला इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है कि भाई सिर वक्ष से प्रोथोरेक्स के एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है, जिसे हम गर्दन कहते हैं। तो इनका जो सिर है ना, जैसे भाई देखो ये कॉकरोच है, ठीक है, मैंने आपको बताया इनका सिर इनके शरीर के लंबवत रहता है, 90 डिग्री पर रहता है। तो इस तरह से इनका सिर होगा, ठीक है। और इनका ये जो सिर है, ठीक है, ये प्रोथोरेक्स के एक लंबवत प्रसार से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इस लंबवत प्रसार को बोलते हैं हम, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है इसको बोलते हैं हम गर्दन, इसको बोलते हैं हम गर्दन, ठीक है। यह सिर को सभी दिशाओं में गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। और ये जो प्रसार होता है ना प्रोथोरेक्स का, जिसे गर्दन बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से ये अपने सिर को सभी दिशाओं में मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम, तो देखो इनका जो सिर होता है, ठीक है, इनके सिर में उपांग पाए जाते हैं जिसे हम मुखांग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मुखांग है वो इनके पास होते हैं काटने और चबाने वाले, ठीक है। तो इनके सिर में उपांग यानी कि मुखांग होते हैं जो काटने एवं चबाने वाले होते हैं, ठीक है। सिर में संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। संयुक्त नेत्र मतलब काफी सारी इकाइयों से मिलकर बने हुए। जैसे हम बात करें हमारे अंदर, तो हमारे अंदर पाए जाते हैं सरल नेत्र, इनके पास पाए जाते हैं संयुक्त नेत्र जो काफी सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और उन इकाइयों को बोलते हैं हम ओमेटिडिया, उन इकाइयों को बोलते हैं हम ओमेटिडिया, ठीक है। जैसे देखो ये इसका सिर है, ये इसके नेत्र हो गए, ठीक है। अब जैसे इसका जो नेत्र है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, इस तरह से छोटी छोटी इकाइयां होती है, इनको बोलते हैं हम ओमेटिडिया, ठीक है। इसके अलावा बात कर रहे हैं हम मुखांग की, ठीक है। तो देखो इनमें मुखांग होते हैं जो काटने और चबाने वाले होते हैं, क्लियर है। फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें इसके पाचन तंत्र को, ठीक है। तो इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी कंप्लीट आहार नाल पाई जाती है, ठीक है। और इनका जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण होता है जो आहार नाल है उससे, और जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं उनसे, यानी कि आहार नाल और जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं पाचन तंत्र, ठीक है। अब हम बात करें इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कि सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं। तो देखो इनके अंदर सहायक ग्रंथियां उपस्थित होती है लार ग्रंथि, ठीक है। और लार ग्रंथि होती है एक जोड़ी, और ये कहाँ स्थित होगी? क्रोप वाला जो भाग है ना इसके आहार नाल का, उसके समीप स्थित होगी। तो देखो ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये है इसकी आहार नाल, सॉरी ये है इसकी लार ग्रंथि, ठीक है।
अब देखो लार ग्रंथि है तो इसमें लार का निर्माण होगा, ठीक है। तो इनके अंदर लार को संग्रहित करने के लिए एक चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं लार संग्राहक, और ये लार संग्राहक भी इस लार ग्रंथि के पास में ही क्या होगा, स्थित होगा। ये है लार संग्राहक। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसकी आहार नाल की। ये तो बात हुई इसकी पाचक ग्रंथि की। अब बात करते हैं हम आहार नाल की। तो देखो इनमें मुखांग द्वारा घिरी हुई, या हम कह सकते हैं कि मुख के साथ इनमें सुविकसित प्रकार की आहार नाल पाई जाती है। सुविकसित प्रकार की मतलब क्या हो गया कि भाई आहार नाल है, उसके दोनों सिरों पर दो छिद्र होंगे जिनमें से एक मुख की तरह कार्य करेगा और दूसरा गुदा की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब ये जो इनकी आहार नाल है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अग्रांत्र की, ठीक है। तो ये जो अग्रांत्र है, ठीक है, ये अग्रांत्र अपनी यहां से स्टार्ट हो जाती है मुख से, और ये जो अपनी क्रॉफ वाला भाग, वो सॉरी गिजड़ वाला भाग है, ठीक है, वहां तक होती है। और ये जो अग्रांत्र है इसकी आंतरिक जो लेयर है वो क्यूटिकल से होती है आस्तरित, ठीक है। अब ये जो अग्रांत्र है इसमें सम्मिलित फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम ग्रसनी की, तो ग्रसनी होती है इनमें छोटी और नलिकाकार, ये वाला पार्ट। सेकंड है ग्रसिका या ग्रासनाल, ये नलिकाकार संकीर्ण भाग होता है जो ग्रसनी के पश्चात या ग्रसनी के बाद उपस्थित होता है, ठीक है। और थर्ड है क्रोप, ठीक है। ये जो क्रोप है ये एक बड़ा थैलीनुमा भाग होता है, बड़ा थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये फूड खाने के पश्चात स्टोर करता है, ठीक है। ये भोजन के अस्थायी संग्रहण के लिए उत्तरदायी थैलीनुमा संरचना होती है। जैसे मैंने आपको बताया थैलीनुमा संरचना है और इसमें भोजन का अस्थायी होता है संग्रहण, ठीक है। उसके पश्चात इसमें अगला जो अपना ऑर्गन है, ठीक है, वो है पेशणी, ठीक है, जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पेशणी होती है, ठीक है, इस पेशणी में बाहर की तरफ मोटी वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा अंदर की तरफ इनमें 6 काइटिन में प्लेट पाई जाती है या 6 काइटिन में दांत पाए जाते हैं। ये जो 6 काइटिन में प्लेट है कुछ इस तरह से समझ लो, ये पेशणी है, इसमें इस तरह से ये 6 काइटिन में दांत होते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि भोजन को पीसकर ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी अग्रांत्र की, ठीक है। अब बात करते हैं हम मध्यांत्र की। मध्यांत्र को हम मेजेंट्रोन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये अग्रांत्र और पश्चांत्र के मध्य का भाग है। अब यहां तक तो बात हो गई थी हमारी अग्रांत्र की, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है हमारी पश्चांत्र। तो ये वाला जो भाग है ना, ये भाग कहलाता है हमारा मध्यांत्र, ठीक है। अब फाइनली इसका जो आहार नाल है उसका थर्ड भाग, और वो है पश्चांत्र, ठीक है। ये जो पश्चांत्र है ये मध्यांत्र से क्या होती है, चौड़ी व्यास में, ठीक है, यानी इसका जो व्यास है वो मध्यांत्र से भी अधिक होता है, ठीक है। और इसके 3 भाग होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम, यानी कि मलाशय, ठीक है, इलियम, कोलन और ये वाला लास्ट का रेक्टम, ठीक है। ये जो रेक्टम है ये गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर खुलता है, ठीक है, गुदा के माध्यम से ये शरीर से बाहर खुलता है। तो ये तो बात थी इसके पाचन तंत्र की, ठीक है। अब ये जो पाचन तंत्र है, ठीक है, इसमें जैसे हमने सहायक ग्रंथि में फर्स्ट ऑफ ऑल लार स्टार्ट किया था, ठीक है, या लार को हमने डिस्कस किया था, तो लार के अलावा इसमें एक और ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे कहते हैं हम यकृतीय या जठरीय अंधनाल, ठीक है। ये जो यकृतीय या जठरीय अंधनाल है एक्चुअल में ये क्या होती है, छोटी छोटी ब्लाइंड ट्यूब होती है, ठीक है, जो अपने एक सिरे से क्या होती है, बंद होती है, यानी कि इनका एक सिरा बंद होता है। ये 6 से 8 अंध नलिकाओं की एक रिंग होती है, ठीक है, जैसे आहार नाल है, इसके चारों तरफ 6 से 8 एक ऐसे अंध नलिका एरी, एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, इस तरह चारों तरफ एक रिंग बन जाती है इनकी, ठीक है। ये अग्रांत्र और मध्यांत्र के
संधि स्थल पर उपस्थित होती हैं। तो देखोगे आप कि भाई ये अग्रांत्र, अग्रांत्र और मध्यांत्र है ना, इनका ये जो संधि स्थल है, इस संधि स्थल पर आपको ये 6 से 8 अंध नलिकाएं दिखाई दे रही होंगी। ये 6 से 8 अंध नलिकाएं हैं यकृतीय या जठरीय अंधनाल। ठीक है, तो ये तो बात हुई यकृतीय जठरीय अंधनाल की। अब इसमें एक संरचना और मिलती है, वो मिलती है हमें मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर। ठीक है, ये भी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, या मेलपिगी नलिकाएं। ठीक है, और ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है उत्सर्जन करना। ठीक है, ये होती हैं 100 से 150 नलिकाएं। ठीक है, ये छोटी छोटी 100 से 150 नलिकाएं होती हैं। पीले रंग की ये मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल पर उपस्थित होती है। ठीक है, और पतली तथा तंतुमय ये संरचना होती है। पतली और तंतुमय क्या होती है? संरचना होती है। और काम क्या है इनका? उत्सर्जन करना। ठीक है, यानी कि ये इनकी उत्सर्जी संरचनाएं होती हैं। तो हमने पढ़ा ना कि कॉकरोच की उत्सर्जी संरचना क्या होती है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं हम इसके परिसंचरण तंत्र को या रक्त परिसंचरण तंत्र को। तो हमने पढ़ा है कि कॉकरोच है उसमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हो गया कि इनमें रक्त वाहिनियां एब्सेंट होंगी, जैसे केशिकाएं, सिरिकाएं, ये सारी एब्सेंट होंगी। ठीक है, खुले प्रकार का इनमें पाया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, उसमें सम्मिलित होती है रुधिर और लसिकाएं। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, एक तो हो गया इसका हृदय, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में, और दूसरा है रुधिर लसिकाएं, और तीसरी है रक्तवाहिनियां। ठीक है, अब रक्तवाहिनियां सर आप कहोगे कि सर रक्तवाहिनियां तो एब्सेंट होती है यहाँ पर। हाँ भाई, एब्सेंट होती है इनमें। ठीक है, अल्प विकसित मान लेते हो आप, या अल्प विकसित होती है इनमें। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें इनमें हार्ट की। ठीक है, तो देखो इनका जो हार्ट है वो 13 कोष्ठकीय युक्त होते हैं, यानी कि इनके हार्ट में 13 कोष्ठक होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से 13 होते हैं कक्ष। ठीक है, इनका हार्ट लंबा और पेशीय नलिकाकार होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यह जो हार्ट है ये वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा के अनुदिश स्थित होता है। ये उदर और वक्ष की मध्य पृष्ठीय रेखा ये रही, इसके अनुदिश स्थित होता है। ठीक है, ये जो हार्ट है इसमें दोनों ओर ओस्टिया के साथ कीपाकार कक्ष उपस्थित होते हैं। इनका जो हृदय है, ठीक है, इसमें जो रक्त है वो अग्र दिशा में फ्लो होता है, इस दिशा में फ्लो होता है। ठीक है, ये तो बात हुई इसके हृदय की। सेकेंड ऑफ ऑल बात करें हम इनकी रक्तवाहिनियों की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनमें रक्तवाहिनियां होती हैं अल्प विकसित, तो अल्प विकसित या अनुपस्थित। ठीक है, यानी कि इनका जो ब्लड है, ठीक है, वो एक कॉमन कैविटी में भरा होता है, एक स्पेस में भरा होता है, उसको कहते हैं हम हीमोसील। और उस स्पेस में वो जो ब्लड भरा है, इनका जो रक्त भरा है, ठीक है, उसके प्रत्यक्ष कांटेक्ट में रहते हैं इनके सारे ऑर्गन्स, यानी उसके प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं इनके सारे अंग। ठीक है, तो रक्त गुहा यानी कि हीमोसील में ये प्रवेश करती है जहां रक्त डालती है। और थर्ड जो पार्ट है इनका वो है रुधिर लसिका। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो इनका जो रंग है इनका जो रक्त है वो होता है रंगहीन। तो इनमें रंगहीन प्लाज्मा एवं हीमोसाइट्स से निर्मित ये रुधिर होता है। और इनके जो सारे अंग हैं वो रुधिर लसिका यानी कि सिंपल से वे में कह सके तो इनके रक्त में डूबे रहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो हीमोसील है उसमें इनका रक्त भरा होता है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इनके सारे ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि बात करें हम इनका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट से जो अल्प विकसित रक्त वाहिनियाँ हैं उनसे रक्त आएगा और ये इसको साइनस में डालेंगी, और वो साइनस इनको जो ओस्टिया है, साइनस मतलब वही कैविटी,
और ये जो साइनस है इससे वो जो ओस्टिया है, ठीक है, या जो आशय है उसके द्वारा वापस से हार्ट में चले जाएगा ब्लड, और सारे जो ब्लड है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, और सभी ऑर्गन्स इस ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका परिसंचरण तंत्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो इनमें ऐसा कोई, जैसे हमारे अंदर वेल डेवलप श्वसन तंत्र है ना, ऐसा इनके पास वेल डेवलप श्वसन तंत्र नहीं होता, लेकिन श्वसन संरचनाएं होती हैं। अब इसमें सम्मिलित कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो देखो इनमें श्वास नली का जाल पाया जाता है, यानी ट्रेकियल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ये ट्रेकियल तंत्र पतली शाखित नलिकाएं होती हैं जो शरीर के पार्श्व भाग पर स्थित होती हैं। जैसे ये भाई साहब है ना, इसके पार्श्व भाग पर स्थित होंगी इस तरह से, ठीक है, पतली नलिकाएं होंगी और पतली और शाखित नलिकाएं होंगी, इस तरह से होंगी। ये आगे जाके ये क्या हो गई, विभाजित हो गई इस तरह से, ठीक है। इनमें 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से 10 जोड़ी पाए जाएंगे, 10 सेगमेंट्स ऐसे 10 जोड़ी पाए जाएंगे। और ये जो श्वास रंध्र है, ठीक है, इनके यहाँ पर श्वास रंध्रों के ऊपर बाहर की तरफ पाए जाएंगे वाल्व, यहाँ वाल्व प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो श्वास रंध्रों का जो छिद्र है वो अवरोधनियों द्वारा नियमित होता है, वाल्व द्वारा नियमित होता है। इनमें गैसों का जो विनय है या गैसों के विनिमय का जो स्थल है वो विसरण द्वारा श्वास नलिकाओं से होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि समझो भाई ये इसका हीमोसील कैविटी है, इस हीमोसील कैविटी में ये जो श्वास नलिका है, ठीक है, इस तरह से एंटर करती है, इस तरह से ये विभाजित हो जाती है, इस तरह से समझो, ठीक है। ये विभाजित हो गई, यहाँ पूरा रक्त भरा है और इस रक्त में ही डायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ आएगी तो विसरण का नियम पढ़ा है हमने हमारे अंदर, ठीक है भाई, O2 CO2 की सांद्रता प्रवणता के अनुसार विसरित होती है गैस, ठीक उसी तरह यहाँ विसरण होगा और ऑक्सीजन आ जाएगी इधर और CO2 चले जाएगी इधर। अब इस रक्त में ऑक्सीजन आ जाएगी तो यहाँ से ये ऑर्गन्स यूटिलाइज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से होता है इनमें श्वसन। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। अगला जो है वो है इसका उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। देखो उत्सर्जन तंत्र तो जैसे हमने बात की थी कि भाई इनके अंदर, ठीक है, 100 से 150 पतली नलिकानुमा संरचनाएं होती है जो मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स या मेलपिगियन नलिकाएं, ठीक है। तो देखो सम्मिलित संरचना मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं, ये ग्रंथिल एवं पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती हैं, ठीक है। ये जो मेलपिगियन नलिकाएं हैं ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करती है और इन्हें यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके और फिर इन्हें पश्चांतर में डाल देती हैं। यानी ये क्या करेंगी, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनको अवशोषित करेंगी, उनको कन्वर्ट करेंगी यूरिक एसिड में और फाइनली पश्चांतर में इनको डाल देंगी, यानी पश्चांतर में इनको निष्कासित कर देंगी। अन्य उत्सर्जी संरचनाएं इनके अंदर जैसे फैट बॉडीज होती हैं, वसाकाएं होती हैं, वृक्काणु होते हैं, उपत्वचा और जो यूरेकोस ग्रंथियां होती है, ठीक है। और मेनली तो वैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स ही है, ठीक है। तो ये बात हुई इसके उत्सर्जी तंत्र की या उत्सर्जी संरचनाओं की। नेक्स्ट जो है वो है इसका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो देखो इसका जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, बात करें हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो सिर के अंदर उपस्थित और एक बाकी जो पूरी बॉडी बची है उसमें उपस्थित, ठीक है। क्योंकि इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो सिर में बहुत कम उपस्थित होता है, अधिकांश जो होता है वो इसकी बॉडी में होता है या इसके शरीर में होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मापदंड बात करें जो तंत्रिका तंत्र का अनुपात है, ठीक है, उसके बेसिस पर तो तंत्रिका तंत्र का अनुपात सिर में बहुत कम होगा, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई इनका जो सिर है उसमें तंत्रिका तंत्र बहुत कम उपस्थित होगा, ठीक है। जबकि बात करें इसके शरीर में या इसके शरीर का जो अधर तल है उसमें तो तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग इनकी बॉडी में उपस्थित होता है, इनके शरीर में उपस्थित होता है, यानी इनके वक्ष और उदर वाला जो भाग है उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। वहीं बात करें संरचना की तो देखो
ये जो इनका तंत्रिका तंत्र है, ये अधिग्रसिका गुच्छिका ब्रेन में उपस्थित होती है जो तंत्रिकाओं की आपूर्ति करती है। ये इनका तंत्रिका तंत्र होता है और इनका तंत्रिका तंत्र इस तरह से होता है, दोहरा और युग्मित गैंग्लिया युक्त, इस तरह से होता है, या ऐसे गैंग्लिया होंगे जिनसे नर्व्स निकल रही है। जो सिर में उपस्थित जो गैंग्लिया है उसे कहते हैं हम अधिग्रसिका गुच्छिका, ठीक है, और ये तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है ब्रेन को, ठीक है। इनका जो प्रत्येक नेत्र है, ठीक है, संयुक्त नेत्र हमने बात की थी, तो प्रत्येक जो नेत्र है, ठीक है, उसमें लगभग 2000 षटकोणीय इकाई होती है जिन्हें हम नेत्रांशक या ओमेटिडिया बोलते हैं। तो सर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट में उपस्थित जो इसका तंत्रिका तंत्र है उसको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम इसमें जो इसका वक्ष और उदर वाला भाग है उसकी तरफ। और इनका जो वक्ष और उदर वाला भाग है इसमें युग्मित श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाएं यानी गैंग्लिया होती हैं जो अनुदैर्ध्य संयोजकों से जुड़ी रहती है। युग्मित मतलब एक गैंग्लिया इधर है, एक गैंग्लिया इधर है, इधर से तंत्रिकाएं निकल रही है, ठीक है, और ये किससे जुड़ी होंगी? अनुदैर्ध्य संयोजकों से। तो अनुदैर्ध्य संयोजक कैसे उपस्थित होगा? इस तरह से, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी होंगी, इसमें काफ़ी सारे का मतलब इन द सेंस इस तरह से उपस्थित होती हैं ये गुच्छिकाएं, और ये जो गुच्छिकाएं हैं ये अनुदैर्ध्य संयोजकों द्वारा जुड़ी रहती है। ये हो गए इसके अनुदैर्ध्य संयोजक, ठीक है। इनके वक्ष में 3 गुच्छिकाएं और उदर में 6 गुच्छिकाएं होती हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में, 6 गुच्छिकाएं उदर में, टोटल 9 गुच्छिकाएं और 1 गुच्छिका सिर में। तो टोटल इनके तंत्रिका तंत्र में 10 गुच्छिकाएं होती हैं, यानी कि 10 गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इनमें संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखो श्रृंगिका यानी एंटीना जो हमने डिस्कस किया, उसके अलावा लेबियल स्पर्श, लेबियल स्पर्शक, ठीक है, जो इसके मुखांग थे, नेत्र, मैक्सिलरी स्पर्शक, एनल सर्का यानी गुदालूम, ठीक है, ये होती है इसकी संवेदी संरचनाएं। फिर बात करें हम तो जो कॉकरोच है इनमें मोजेक विजन पाया जाता है, मोजेक दृष्टि पाई जाती है, ठीक है, यानी कि इनकी हर एक जो नेत्र है, ठीक है, वो लगभग 2000 ओमेटिडिया से मिलकर बना है। और 2000 जो ओमेटिडिया है उनमें सेपरेट सेपरेट क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्म होता है, और फिर इनका जो ब्रेन है उसे एक ही इमेज में कन्वर्ट करके दिखाता है, ठीक है। मोजेक विजन होता है, ठीक है, जिसकी सुग्राहिता अधिक होती है लेकिन विभेदन क्षमता कम होती है। तो मतलब मोजेक विजन के साथ साथ क्या है कि जैसे ये अंधेरे में हमसे अच्छी तरह से देख पाते हैं, ठीक है। यदि कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो यह लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है बिना खाए पिए, क्योंकि फूड तो इसकी बॉडी में भी स्टोर रहता है, जैसे हमारी बॉडी में फैट स्टोर रहती है, ठीक उसी तरह इसकी बॉडी में फूड स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर इसका सर काट दिया जाए ना तो लगभग ये 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर हमारा काट दिया जाए तो हम नहीं रह सकते, हम तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसका मेन संचालक है वो हमारा ब्रेन है। लेकिन इनका जो मस्तिष्क है, इनका जो ब्रेन है, ठीक है, उसमें तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा उपस्थित होता है, 1 गैंग्लिया प्रेजेंट है, बाकी सारे 9 गैंग्लिया तो इसके वक्ष और उदर वाले भाग में है, ठीक है, तो वो इसको मेन संचालित करते हैं। अब 7 दिन तक भी ये क्या करेगा, वो जो स्टोर फूड है उसके बेस पे जीवित रह लेगा। जब इसे फूड इसका खत्म हो जाएगा इसके शरीर में, देन ये खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। फर्दर चलते हैं हम और आगे बात करते हैं इसके जनन तंत्र की, ठीक है। तो ये जो जनन तंत्र है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेल जनन तंत्र की, ठीक है। तो इसका जो जनन तंत्र है, ठीक है, तो देखो इसमें एक जोड़ी मिलते हैं हमको वृषण, जो इसके पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, ये हैं इसके वृषण, और ये मिलेंगे हमें 4थे से 6ठे उदरीय खंड में, 4th से 6th उदरीय खंड में ये उपस्थित होते हैं, यानी कि 4th, 5th और 6th 3 उदरीय खंड होते हैं ये 4थे से 6ठे उदरीय खंड में। ये है 4th से 6th उदरीय खंड में, 4थे से 6ठे उदरीय खंड में ये उपस्थित है,
ठीक है। वहीं बात करें देखो, और वृषण का काम क्या है, शुक्राणु बनाना, यानी गैमेट्स बना रहा है ना, ठीक है। वहीं बात करें तो देखो वृषण के अलावा इनमें शिश्न ग्रंथि मिलती है, ठीक है, और शिश्न ग्रंथि के अलावा इनमें एक मशरूम या छत्रक ग्रंथि भी मिलती है, जिसका निर्माण दो प्रकार के नलिकाओं से होती है। एक होती है लंबी नलिकाएं इसमें, और एक होती है इसमें छोटी नलिकाएं, ठीक है। और ये जो मशरूम ग्रंथि है ये इसकी सहायक जनन ग्रंथि होती है। ये तो इसका मुख्य हो गया है, प्राथमिक जननांग हो गया वृषण, ठीक है। ये सहायक जनन ग्रंथि होती है और ये उपस्थित होती है 6 से लेकर 7 सेगमेंट में, ठीक है। तो देखो ये वाली जो ग्रंथि है वो तो हो गई शिश्न ग्रंथि, ये वाली जो ग्रंथि है ये हो गई इसकी ये वाली जो है इसकी लंबी नलिकाएं, ये वाली इसकी छोटी नलिकाएं, ठीक है। लंबी नलिकाएं, ये छोटी नलिकाएं, ठीक है। और ये वाली हो गई इसकी मशरूम ग्रंथि या छत्रक ग्रंथि। उसके अलावा इसके नर जनन तंत्र में सम्मिलित होता है शुक्राशय, शुक्रवाहिका होती है 2 जो वृषणों से शुक्राणुओं को लाने का काम करती है, और स्खलन वाहिनी होती है, ठीक है। ये जो स्खलन वाहिनी है, ठीक है, जहाँ नरजनन छिद्र खुलता है, ठीक है, तो उसके नरजनन छिद्र द्वारा ये खुलती है स्खलन वाहिनी, जो गुदा के अधर तल पर स्थित होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो मेल होते हैं उनमें एक गुदालूम होती है, एक गुदाशूक होती है, ठीक है। और ये जो गुदाशूक है ये एक जोड़ी होगी और सिर्फ ओनली ऑन हमें मेल्स में मिलेगी, फीमेल्स में गुदाशूक अनुपस्थित होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ जनन संरचनाएं भी होती है, ठीक है। जैसे कि बात करें हम बाह्य जननेंद्रियां या जनन संरचनाएं, ठीक है। तो फर्स्ट एक तो देखो इनका कार्य और इसके संगठक। संगठक तो मतलब कौन कौन सी होती हैं, तो देखो दायां शिश्नखंड, अधरीय शिश्नखंड और बायां शिश्नखंड, ठीक है। ये जो बायां शिश्नखंड है ये कूट शिश्न की तरह कार्य करता है और लिंगाकृत होता है, ठीक है। वहीं बात करें तो इनका कार्य क्या है, तो ये काइटिन में असम्मितीय संरचनाएं होती है और नर जननरंध्र के चारों ओर ये उपस्थित होती हैं, और 3 शिश्नखंड होते हैं जो तीनों मैंने आपको बता दिए, दाएं, अधरीय और बाएं, ठीक है। ये तो बात हुई इसके नर जनन तंत्र की। अब बात करते हैं कि भाई देखो जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, इसके जो कोष्ठ है वो पृष्ठीय रूप से 9th और 10th पृष्ठक और अधरीय रूप से 9th अधरक द्वारा घिरे रहते हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी नर जनन तंत्र की। अब बात करते हैं हम इसके मादा जनन तंत्र की, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जैसे हमने बात की इनमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक उसी तरह से इनमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो इनके प्राथमिक जननांग होते हैं, जो ओवा या अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो जाएंगे एक जोड़ी, ये उपस्थित होते हैं 2nd से लेकर 6th उदरीय खंड में, ठीक है। प्रत्येक जो अंडाशय है उसमें इस तरह से 8 अंडाशक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 अंडाशक होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो अंडाशक है, ठीक है, इसमें जो प्रवर्धित जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, जो विकासशील जो अंडाणु है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों अंडाशय है, ठीक है, इन दोनों अंडाशयों से 2 अंडवाहिनियां निकलती है, यानी कि एक जोड़ी हो गई, ठीक है। ये दोनों अंडवाहिनियां हैं, ठीक है, ये मिलकर एक कॉमन चैम्बर का फॉर्मेशन करती है जिसे सामान्य अंडवाहिनी या योनि कहते हैं, ठीक है। और ये जो सामान्य अंडवाहिनी या योनि है, ठीक है, इसमें एक जोड़ी श्लेषक ग्रंथि आकर खुलती है, ठीक है, जो अंड कवच का स्रावण करती है। अंड कवच क्या होती है, तो ये जो अंडे उत्पन्न करते हैं उनके चारों तरफ एक कवच का निर्माण करती है ये श्लेषक ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं अंड कवच, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके अलावा इनमें एक कॉमन चैम्बर होता है जिसे हम जनन कक्ष कहते हैं, ठीक है। और बाह्य प्रगुहा होती है, इसको कॉमन रूप से हम कहते हैं जनन कोष्ठ, ठीक है। इनमें ये जो संरचना होती है, ठीक है, ये कहलाती है शुक्रग्राहिका। ये एक जोड़ी होती है और 6th उदरीय खंड में होती है, ठीक
ठीक है, जिसके अंदर ये शुक्राणुओं को स्टोर करते हैं। जब इनमें निषेचन की प्रोसेस चल रही होती है तो शुक्राणु आकर यहाँ होते हैं, उसके बाद में ये शुक्राणु अंडाणुओं को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर रहते हैं ये एक युग्म प्रवर्त। ठीक है, ये बाह्य प्रगुहा है। ठीक है, अब बात करें हम तो इनमें जो जनन कोष्ठ है वो 7वें अधरक जो कि नौकाकार होता है तथा 8वें और 9वें अधरक द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, जनन कोष्ठ का जो अग्रभाग है वो मादा जनन रंध्र, स्पर्मेथिका छिद्र तथा श्लेषक ग्रंथियां द्वारा घिरा रहता है। जो अभी हमने बात की, श्लेषक ग्रंथियां हो गई, मादा जनन रंध्र हो गया और जो स्पर्मेथिकल छिद्र है उसके द्वारा ये घिरा रहता है। ठीक है, तो ये तो इनके मादा जनन तंत्र हुआ। ठीक है, अब नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु बनते हैं, मादा जनन तंत्र में जो अंडाणु बनते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। तो देखो, जो शुक्राणु बनते हैं अब वो उनका पथ कैसा होता है और जो अंडाणु बनते हैं उनका पथ कैसे होता है। यानी कि जो वृषण है उसमें शुक्राणु निर्मित हो रहे हैं, तो वृषण से वो फाइनली बाहर कौन कौन से रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से आते हैं। ठीक उसी तरह से अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वृषण में शुक्राणु निर्मित होंगे, वृषण से इनको लेकर जाएगी शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से शुक्राशय में पहुंचेंगे, शुक्राशय से स्खलन वाहिनी में, और स्खलन वाहिनी से नरजनन छिद्र में, और नरजनन छिद्र से संभोग के दौरान ये मादा जो शुक्रग्राहिका है उसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करें अंडाणु की तो देखो, अंडाणु अंडाशय में निर्मित होगा, अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा, अंडवाहिनी से होता हुआ योनि या स्खलन या योनि या सामान्य अंडवाहिनी में चला जाएगा, और फाइनली ये मादा जनन कोष्ठ या मादा जनन छिद्र में चले जाएगा, मादा जनन कोष्ठ में चले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखो कि भाई जो मादा इधर से आया शुक्राणु, ठीक है, फाइनली इधर से आया अंडाणु फाइनली। ठीक है, अंडाणु आएगा कहाँ पर, मादा जनन कोष्ठ में। ठीक है, मादा जनन कोष्ठ में अंडाणु आ गया तो यहाँ पर आता है शुक्राणु, फिर होता है इन दोनों का निषेचन। ठीक है, निषेचन होने के पश्चात जो मादा में जो श्लेषक ग्रंथियां उपस्थित थी, ये श्लेषक ग्रंथियां इन निषेचित अंडाणुओं के चारों तरफ एक कवच का निर्माण करती है, अंड कवच जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, औसतन एक जो मादा है वो 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है एक बार में औसतन 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है, और प्रत्येक अंड कवच में 14 से 16 निषेचित अंडे होते हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल मान के चल रहे हैं कि 140 से 160 अंडे एक बार में देती है। ठीक है, जो मादा अंड कवच है, ठीक है, ये जो मादा है, अब देखो अंड कवच बन चुका। ठीक है, तो अंड कवच बनने के पश्चात ये जो मादा है इस अंड कवच को, ठीक है, कुछ दरार वाली जगह पर या नमी वाली जो जगह है वहां पर क्या कर देती है, नमी, अंधेरे और दरार, कहीं दरार मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई ऐसे खांच टाइप की जगह हो जहाँ इजीली इनको कोई देख ना पाए। ठीक है, उस जगह पर क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। तो मादा अंड कवच को संपुट दरारों या आर्द्रता युक्त स्थानों पर भंडारित करती है। ठीक है, जहाँ इनका परिवर्धन चलता रहता है। ठीक है, अब इनका जो परिवर्धन होता है, ठीक है, उसमें 13 निर्मोचन होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडे होते हैं, निषेचन अंडे, उससे अर्भक अवस्था बनती है जिसमें 13 बार निर्मोचन होता है, और उस निर्मोचन को बोलते हैं पैरामेटाबोलिस परिवर्धन। ठीक है, 13 निर्मोचन के पश्चात ये वयस्क में कन्वर्ट होता है, यानी कि 13 बार ये अपने जो बॉडी का जो बाह्य कंकाल है, ठीक है, उसको 12 बार कन्वर्ट करेगा और 13वीं बार ये वयस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतिम जो अर्भक अवस्था है उससे पहली अवस्था में इनमें पक्षतल्प पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में पंखों जैसी संरचनाएं नहीं होती। ठीक है, लेकिन केवल वयस्क कॉकरोच में ही पंख पाए जाएंगे, यानी कि 12वीं जो अवस्था होती है इसके निर्मोचन की, तब तक इसमें पक्षतल्प रहेंगे, पंख जैसी स्ट्रक्चर रहेंगे, लेकिन पंख नहीं होंगे। 13वीं जब वयस्क अवस्था में आएगा तो इनमें पंखों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पर गुदालूम और गुदाशूक की। देखो गुदालूम युग्मित और लंबी होती है। ठीक है, मेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें युग्मित, जो मेल्स की बात करें तो गुदालूम लंबी और युग्मित होती है, गुदाशूक युग्मित और छोटी होती है। जो गुदालूम है ये संधि युक्त होती है, जबकि बात करें हम मेल्स में ये असंधि युक्त होती है। ठीक है, जो फीमेल्स है उसमें ये तंतुमय होती है, और जो मेल है इनमें ये धागानुमा होती है। गुदालूम
मेल फीमेल दोनों में उपस्थित होगी, जबकि बात करें हम गुदाशुक सिर्फ मेल में उपस्थित होगी, फीमेल में अनुपस्थित होगी। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी कॉकरोच की। कॉकरोच हुआ हमारा कंप्लीट। अब फर्दर स्टार्ट करते हैं हम मेंढक के बारे में, और मेंढक के बारे में भी हम सेम तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, देखो परिचय की बात करें तो ये उभयचर वर्ग का प्राणी है। ठीक है, आवास की बात करें तो ये स्वच्छ जल और स्थल दोनों में मिलता है, यानी कि ये स्थल और जल दोनों जगह पर मिलता है, इसलिए इसे उभयचर बोला है। इसकी आदत की बात करें तो ये होते हैं असमतापी। असमतापी मतलब ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, छद्मावरण इनमें पाया जाता है। छद्मावरण मतलब कि इनको जब शत्रु से बचना होता है तो जिस जगह पर ये चल जाते हैं, जिस कलर की मोस्ट ऑफ जिस जगह पे चले जाते हैं उस एनवायरनमेंट के कलर के अकॉर्डिंग खुद के कलर को ये क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इनमें पाई जाती है ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता का सिंपल सा मतलब हो गया कि भाई जब गर्मी का टाइम आता है और तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ज़मीन है नम मिट्टी उसमें धंस जाते हैं और बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, यानी अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको स्लो कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये सर्दी वाले दिनों में करते हैं। ठीक है, ये भाई साहब कभी जल नहीं पीता, सिर्फ ये क्या करते हैं, त्वचा की हेल्प से जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसके बाद करें हम आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व क्या है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि अधिकतर पाया जाता है फसलों में, तो फसलों में जो भी कीट जो फसलों को नुकसान करते हैं उनको ये क्या कर देता है, खा जाता है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में ये खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में योगदान करके पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है, और ये फूड वेब के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। खाद्य जाल में, खाद्य जाल में कैसे हेल्प करेगा, जैसे आपने खाद्य श्रृंखला में पढ़ा है कि भाई जो फसल है, ठीक है, उस फसल में उपस्थित जो कीट है उनको खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है चील, तो मतलब ये एक चेन बन गई। ठीक है, तो इसमें मेंढक भी तो योगदान कर रहा है। ठीक है, और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख रहा है। कुछ देशों में क्या किया जाता है, इसके जो पेशीय पाद हैं, जो मस्कुलर जो इसकी लेग्स है ना, ठीक है, उनको लेग पीस के रूप में खाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की। अब चलते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, बाह्य आकारी की। ठीक है, बाह्य आकारी की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इनका जो शरीर है वो सिर और धड़ दो ही भागों में विभाजित होता है। सिर और धड़ दो ही भागों में विभाजित होता है। ठीक है, गर्दन इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इनकी जो पृष्ठ सतह है, ठीक है, वो होती है जैतूनी हरे रंग युक्त, यानी पृष्ठ सतह का कलर होता है जैतूनी हरा, और इसकी पृष्ठ सतह पर अनियमित धब्बे उपस्थित होते हैं। ये धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अनियमित धब्बे होते हैं। ठीक है, ये बात हुई इसकी पृष्ठ सतह की। अब बात करें हम इसकी अधर सतह की, तो इसकी जो अधर सतह है वो होती है हल्की पीली। ठीक है, हल्की पीली होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनका शरीर है वो सिर और धड़ में विभाजित होता है, गर्दन और पूंछ इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इनके पास पैर पाए जाते हैं। ठीक है, दो जोड़ी पैर होते हैं जो इनको चलने, उछलने, तैरने और बिल बनाने में सहायता करते हैं। यही जो पैर है ना, इनको चलने, उछलने, तैरने, बिल और बिल बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अब बात करें कि भाई इनके जो पैर हैं, ठीक है, उनमें हम डिफरेंसेस देखें तो पैरामीटर एक तरफ लिखेंगे, अग्रपाद और पश्चपाद दोनों तरफ लिखेंगे। अगर हम बात करें अंगुली की, तो जो अग्रपाद है उसमें 4 उंगलियां होती हैं और पश्चपाद है उसमें 5 उंगलियां होती हैं। सेकंड बात करें आकार की, तो अग्रपाद होते हैं छोटे और जो पश्चपाद हैं वो बड़े और अत्यधिक पेशीय होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये अग्रपाद छोटे हैं, पश्चपाद यहीं से शुरू हो जाते हैं, इसके बड़े और पेशीय होते हैं जो छलांग लगाने में हेल्प करते हैं इसे। अगर बात करें वेब की, यानी कि इनकी अंगुलियों के मध्य जो जाल है उसकी, तो अग्रपाद में एब्सेंट होती है और पश्चपाद में उपस्थित होती है, जो इसको तैरने के काम आती है। ठीक है, जैसे नाव में चप्पू पानी को काटता है ना, ठीक उसी तरह से ये जाल इसको तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, इनमें पाई जाती है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता मतलब कि हम इनको देखकर पहचान सकते हैं कि नर कौन सा और मादा कौन सी है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं जिसे। ठीक है, अब लैंगिक द्विरूपता है, उसके पैरामीटर कैसे दे, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो एक तरफ पैरामीटर, एक तरफ मेल और दूसरी तरफ फीमेल।
जैसे कि भाई मैथुन जो गद्दी होती है इनकी अंगुलियों पे, वो अग्रपाद की प्रथम अंगुली में उपस्थित होगी मेल में, लेकिन फीमेल में एब्सेंट होगी। सेकंड वाक्यंत्र, ठीक है, वोकल कॉर्ड, वो इनमें मेल में डोमिनेंट होगा यानी प्रमुख होगा जो वोकल कॉर्ड, जबकि फीमेल में एब्सेंट होगा। तो आपने देखा होगा ना कि जनरली जब बारिश का समय होता है और मेंढक टर टर बोलता है, ठीक है, तो भाई वो मेल जो मेंढक है उसकी आवाज़ होती है, ठीक है, वो मेल जो मेंढक है उस आवाज़ की हेल्प से जो फीमेल मेंढक है उसको सहवास की प्रक्रिया, ठीक है, या संभोग के लिए आकर्षित करता है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट और फिर डिस्कस करते हैं हम इसकी एनाटॉमी में। और पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे हमने बात की थी कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किस किस से हो रहा था, आहारनाल और पाचक ग्रंथि, ठीक उसी तरह से इसमें जो आहारनाल है ठीक है और पाचक ग्रंथि दोनों मिलकर बना रही है डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम इसके आहारनाल की, ठीक है, तो मांसाहारी होने के कारण इनमें आहारनाल पाई जाती है छोटी, ठीक है, मांसाहारी है, कीट वगैरह को खाता है तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनकी आहारनाल होती है छोटी, ठीक है। इनकी जो आहारनाल है, ठीक है उसमें हम बात करें जैसे यहाँ मुख है, मुख से ग्रसनी से ये आ गया आमाशय, ग्रसनी ग्रसनाल आमाशय, फिर छोटी आंत्र बड़ी आंत्र और फाइनली आकर ये एक कॉमन चैम्बर में ओपन हो जाती है, उस कॉमन चैम्बर को कहते हैं हम अवस्कर, ठीक है। देखो इनमें भोजन को पकड़ने के लिए द्विपालित जिह्वा होती है, ठीक है, इनकी जो जीभ है बाइलोब्ड होती है, द्विपालित होती है और अग्र सिरे से ये जुड़ी होती है और पश्च सिरा इनका स्वतंत्र होता है। तो आपने जब कभी देखा होगा मेंढक को कोई कीट पकड़ते हुए तो वो क्या करता है, अपने मुंह में से जिह्वा को निकालता है, कीट पकड़ता है और डायरेक्ट उसको निगल लेता है। मेंढक के पास दांत नहीं होते चबाने के लिए, डायरेक्ट निगलता ही है, ठीक है। इनमें जो भोजन का पाचन है वो आमाशय में उपस्थित HCl एवं जठर रस के द्वारा होता है तथा इसे हम काइम कहते हैं, ठीक है। यह आमाशय है, इसमें जो HCl है और जो जठर रस होता है उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है और जब भोजन में HCl और जठर रस मिक्स हो जाता है तो फिर उसे हम बोलते हैं काइम, ठीक है। इनमें गॉल ब्लैडर मिलता है, तो सॉरी इनमें पित्त रस स्रावित होता है एक रथ के द्वारा जो वसा का पायसीकरण करता है। ये सामान्य पित्त नलिका से आने वाला अग्नाशयी रस आंत्र में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो देखो जो पित्त रस है अपना वो वसा का पाचन करेगा यानी पायसीकरण करेगा और अग्नाशय से आने वाला जो अग्नाशयी रस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। इनमें पूर्ण पाचन मिलता है और पूर्ण पाचन होता है इनमें इस आंत्र में, ठीक है। पचित जो भोजन है, ठीक है वो अवशोषित होता है विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा, अंकुरों और सूक्ष्म अंकुरों द्वारा। अपचित या अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो मलाशय में चले जाते हैं तथा मलाशय से ये क्लोएका द्वारा या अवस्कर द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। ये मलाशय है, ठीक है, और यहाँ पर होता है ये क्लोएका है और क्लोएका द्वारा इसे बाहर त्याग दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी आहारनाल की। और बात करें इनमें पाचक ग्रंथि की तो पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है वो है यकृत और अग्नाशय, ठीक है। तो यकृत से पित्त रस बन ही रहा है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस बन ही रहा है जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई ओवरऑल इसके पाचन तंत्र की। अब बात करते हैं हम इसमें श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो देखो एक तरफ लिखते हैं, देखो ये जो मेंढक है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर से क्या करता है, श्वसन करता है, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखेंगे स्थिति या किस दौरान कब कौन सी संरचना से करेगा और दूसरी तरफ लिखेंगे हम श्वसन का प्रकार, ठीक है। स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि भाई जैसे ये जल में होगा या शीत निष्क्रियता में होगा या ग्रीष्म निष्क्रियता में होगा, ठीक है, उस कंडीशन पर तो ये त्वचा से श्वसन करेगा जिसे हम त्वचीय श्वसन कहते हैं या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ये स्थल पर उपस्थित है तो ये त्वचीय भी कर सकता है, मुखग्रसनी गुहा द्वारा भी और फुफ्फुस द्वारा भी करता है, ठीक है। अगर जल में उपस्थित होगा या शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता वाली कंडीशन में होगा तो मतलब ये त्वचा के द्वारा करेगा, और अगर ये स्थल पर होगा तो ये त्वचा द्वारा शोषण कर सकता है, मुखग्रसनी गुहा द्वारा कर सकता है और फुफ्फुस द्वारा कर सकता है, ठीक है। जो फुफ्फुस है वो इनके वक्ष में उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी होते हैं,
ठीक है, और दीर्घित गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, दीर्घित गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचना होती है, वक्ष में उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी ये फुफ्फुस होते हैं। ठीक है, अब देखो जो फुफ्फुसीय श्वसन है तो उसमें जो वायु का पथ है उसे हम डिस्कस करते हैं। भाई वायु है वातावरण में, ये नासा छिद्रों द्वारा प्रवेश करती है, मुख ग्रसनी गुहा में जाती है, वहाँ से ये फाइनली लंग्स में प्रवेश कर जाती है या फुफ्फुसों में प्रवेश कर जाती है, जहाँ विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसीय विनिमय होता है, वही गैसों की सांद्रता प्रवणता के आधार पर। क्लियर है, ये बात हो इसके श्वसन के। अब फर्दर चलते हैं हम और डिस्कस करते हैं इसका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखो परिसंचरण इनमें पाया जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण या एकल परिसंचरण। ठीक है, बंद परिसंचरण तो मिलेगा ही इनमें। ठीक है भाई, बंद परिसंचरण मिलता है, लेकिन होता है वो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण या एकल परिसंचरण। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कैसे होता है, तो देखो इनका जो हृदय होता है वो होता है भैया 3 कोष्ठीय। अब 3 कोष्ठीय हृदय है तो उसमें 2 तो होते हैं आलिंद और एक होता है निलय। ठीक है, तो वो जो निलय एक्चुअल में 2 होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली क्या सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो जो अपना जो अंतर निलयी पट है वो कंप्लीटली नहीं बन पाता है, इसलिए वो पूरा एक ही निलय रह जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से, एक तरफ से अशुद्ध रक्त आ रहा है आलिंद से, एक तरफ शुद्ध रक्त आ रहा है, निलय में आकर मिक्स हो रहा है, तो इसलिए अपूर्ण दोहरा परिसंचरण या एकल परिसंचरण होता है इनमें। ठीक है, यानी कि 2 आलिंद और एक निलय उपस्थित होगा। इनमें एक चैम्बर पाया जाता है जिसे बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो त्रिकोणाकार की संरचना होती है और ये दाएं आलिंद को कनेक्ट करता है। ठीक है, इनमें निलय हृदय की अधर सतह पर एक थैलीनुमा संरचना से कनेक्ट रहते हैं या थैलीनुमा संरचना में खुलते हैं, जिसे बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, अब देखो इनमें 2 प्रकार का पाया जाता है निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम। जैसे देखो आंत्र से जो रक्त है, ठीक है, वो डायरेक्ट हृदय में ना जाकर पहले जाता है लीवर में। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक उसी तरह शरीर के जो निचले भाग होते हैं उनसे रक्त डायरेक्ट हृदय में ना जाकर पहले जाते हैं कहाँ पर? किडनी में। उस तंत्र को बोलते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम या वृक्क निवाहिका तंत्र। ठीक है, हमारे अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं मिलता। ठीक है, इनमें जो रक्त है, ठीक है, तो रक्त में जो आरबीसी होती है इनकी, वो होती है केंद्रक युक्त आरबीसी। हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों उपस्थित होंगी। ठीक है, अपवाद क्या है? हमारे अंदर आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, इनके अंदर केंद्रक युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके लसिका तंत्र की। ठीक है, या लसिका तंत्र की, तो इनमें लसिका में कुछ प्रोटीन आरबीसी रहित होती है, यानी कि लसिका में प्रोटीन से आरबीसी नहीं होंगी, बाकी जैसे लसिका चैनल्स उपस्थित होते हैं और लसिका गांठें उपस्थित होती हैं, ये सभी मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इसके परिसंचरण तंत्र की। अब बात करते हैं हम इसके उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, चूंकि ये यूरिकोटैलिक प्राणी है, ठीक है, हमने पढ़ा है। देखो इनमें उत्सर्जी संरचनाएं हैं या उत्सर्जी अंग होते हैं, वो होते हैं एक जोड़ी वृक्क। ये होते हैं इनके एक जोड़ी वृक्क, ये होते हैं इनके एक जोड़ी वृक्क। ठीक है, ये वृक्क लाल सेम के आकार की संरचना होती है, लाल कलर के सेम के आकार की संरचना होती है और ये कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होती है। यानी कि जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक। ठीक है, ये जो वृक्क हैं इनकी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे हमारे अंदर भी नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक उसी तरह से इनके वृक्क में भी नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों वृक्क है, ठीक है, इन दोनों वृक्कों से 2 मूत्रवाहिनियां उत्सर्जित होती है। ठीक है, नर में क्या होता है कि ये जो मूत्रवाहिनी है ये मूत्र जनन नलिका के रूप में भी कार्य करती है। एक्चुअल में क्या है कि ये इसके वृषण होते हैं। ठीक है, तो वृषण से जो शुक्रवाहक होती है ना, ठीक है, वो इसी मूत्र नलिका में खुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन माता में मूत्रवाहिनियां हैं वो अलग होती है और अंडवाहिनियां अलग होती है। यानी कि माता में ये सिर्फ मूत्रवाहिनी के रूप में काम करेंगे और नर में मूत्रोजनन नलिका के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, और ये क्लोएका में सेपरेट खुलती है फीमेल में। फीमेल में क्लोएका में
जो अपनी मूत्रवाहिनी है वो अलग खुलती है, अंडवाहिनी अलग खुलती है, जबकि ये कॉमन रूप से समेकित होकर खुलती है। ठीक है, ये होता है इसका मूत्राशय। ये लाल सेम के आकार का आकार की संरचना होती है और मलाशय के अधर में ये स्थित होती है और ये फाइनली कहाँ खुलती है, क्लोएका में खुल रही है। ठीक है, अब क्लोएका होता क्या है, तो देखो ये जो क्लोएका है ये एक कॉमन चैम्बर होता है एक्चुअल में, जिसमें जो मूत्र नलिका है वो भी आकर खुल रही है, जो पाचन नलिका यानी कि जो हमारी पश्चांतर है वो भी आकर खुल रही है, और जो जनन नलिकाएं हैं वो भी आकर खुल रही है। तो ये तीनों संरचनाएं एक कॉमन चैम्बर में खुलती हैं, उस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं हम क्लोएका। ठीक है, ये मल पदार्थ के अस्थायी संग्रहण का काम करता है और ये मलत्याग और शुक्राणुओं को अवस्कर द्वारा बाहर निकालने का भी कार्य करता है, यानी कि मलत्याग का भी काम कर रहा है। ठीक है, मेल्स में जो शुक्रवाहिनी है वो आकर इसमें खुल जाएंगी और शुक्राणुओं को छोड़ देगी, और चूंकि हमने पढ़ा है कि भाई जो मेंढक है इनमें बाह्य निषेचन होता है, तो इसी क्लोएका के द्वारा शुक्राणु भी बाहर चले जाएंगे। फीमेल्स में क्लोएका के द्वारा अंडाणु बाहर आ जाएंगे जल में, और वहाँ पर दोनों में निषेचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई इसके उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि नियंत्रण और समन्वय जो तंत्र होता है उस पर। ठीक है, तो देखो इनमें जो नियंत्रण और समन्वय है, ठीक है, तो सिंपल से वे में बात करें तो यानी कि इनका जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो नियंत्रण और समन्वय तंत्र में तंत्रिका तंत्र भी सम्मिलित होगा और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी सम्मिलित होंगी। ठीक है, जैसे हम बात करें भाई, देखो कि इनका जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, उसे दो पार्ट्स में मेजर डिवाइड करते हैं, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती है जैसे कपाल तंत्रिकाएं होंगी, और कपाल तंत्रिका मेंढक में होती है 10 जोड़ी। ठीक उसी तरह से मेरु तंत्रिकाएं होंगी। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा। अब बात करते हैं हम मेनली यहाँ पर सीएनएस की। ठीक है, तो देखो सीएनएस में एक तो इंक्लूड होगा इनका मस्तिष्क, और इनका जो मस्तिष्क है वो कपाल में सुरक्षित रहता है। ठीक है, और सेकंड होगा कशेरुकदंड में आवृत मेरुरज्जु, यानी कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों सीएनएस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सीएनएस को तो मस्तिष्क को तो प्रोटेक्ट कर रही है इसकी कपाल, और मेरुरज्जु को कशेरुकदंड। ठीक है, अब देखो इनका जो मस्तिष्क है, ठीक है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क है, इसमें घ्राण पिंड उपस्थित होंगे। प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध होते हैं जो कि युग्मित होते हैं, और अयुग्मित इसमें होता है डायेनसेफेलॉन। वहीं बात करें मध्य मस्तिष्क की तो इनमें युग्मित द्रक पिंड होंगे, ऑप्टिक लोब होंगे। और बात करें इनके पश्च मस्तिष्क की, ठीक है, हाइंड ब्रेन की, तो पश्च मस्तिष्क में सेरेबेलम उपस्थित होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा उपस्थित होगा, और ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये फोरामेन मैग्नम से जुड़ता है और बाहर की तरफ मेरुरज्जु का फॉर्मेशन कर लेता है, मेरुरज्जु में ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके ब्रेन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनमें संवेदी अंग कौन कौन से हैं, जब हम ब्रेन ही पढ़ रहे हैं। तो देखो इनमें मिलती है हमें संवेदी पेपिला जो स्पर्श ग्राही के रूप में काम करती है, स्वाद कलिकाएं मिलती हैं जो स्वाद ग्रहण का कार्य करती हैं, घ्राण उपकला करती हैं जो गंध ग्राही का कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना, एक्चुअल में ये तीनों सुविकसित संरचनाएं नहीं होती, बस ऐसे होता है कि जैसे ये नर्व आया, इसकी ये एंडिंग है, इस नर्व एंडिंग के चारों तरफ कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, इस तरह से ये संरचनाएं होती हैं। जबकि बात करें इनमें सरल नेत्र मिलते हैं और इनमें कर्ण मिलते हैं। एक्चुअल में इनमें मध्य कर्ण होता है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। बाह्य कर्ण को रिप्रेजेंट करती है एक झिल्ली जिसे टेम्पेनम बोलते हैं हम। ठीक है, और ये जो दोनों है, नेत्र का काम देखना, कर्ण का काम सुनना और संतुलन बनाना। ठीक है, बाह्य कर्ण तो एब्सेंट है ही, ये दोनों इनमें सुविकसित प्रकार की संरचना होती है या सुसंगठित प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने तंत्रिका तंत्र की। अब बात करें इनके अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित है। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र में देखो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है इनके अंदर, थायराइड ग्रंथि मिलती है, पैराथायराइड ग्रंथि मिलती है, थाइमस भी पाई जाती है, पीनियल काय, अग्नाशी द्वीपिकाएं, एड्रिनल ग्लैंड और जो गोनड्स होते हैं, जो जननांग होते हैं। ठीक है, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है मेंढक में। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई इसके अंतःस्रावी तंत्र की और तंत्रिका तंत्र की। अब चलते हैं हम इसके जनन तंत्र पर। ठीक है, तो हमने कॉकरोच की तरह मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे। तो देखो मेल और फीमेल, मेल में हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें प्राथमिक जननांग वृषण जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये एक जोड़ी संरचना होती है, पीले रंग की और अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, इन पर वशाकाय उपस्थित होती है जो उत्सर्जी संरचना के रूप में भी कार्य कर सकती है। ठीक है, अब देखो ये जो वृषण है इनके, ठीक है, ये वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होंगे और ऊपरी भाग से ये पेरिटोनियम के एक दोहरी लेयर से जुड़े रहते हैं। उस दोहरी लेयर को बोलते हैं हम मेसोर्कियम। ठीक है, उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम मेसोर्कियम। क्लियर है। अब ये जो वृषण है, इस वृषण से 10 से 12 संख्या में नलिकाएं उत्पन्न होती है, शुक्रवाहक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये शुक्रवाहक बिडर की नाल में खुलती है और अंततः ये बिडर नाल मूत्रोजनन नलिका से जुड़ जाती है। यानी कि ये जो बिडर नाल है, ये जो इसके वृषण है, इन वृषण से शुक्रवाहक उत्पन्न होते हैं, 10 से 12 की संख्या में होते हैं, जो फाइनली बिडर नाल में खुलती है और बिडर नाल मूत्र नलिका में खुलती है और इस तरह से ये मूत्रजनन नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बन गई इनमें मूत्रजनन नलिका। एक जोड़ी होती है, इसका काम क्या हो गया भैया, मूत्र उत्सर्जन भी यानी मूत्र का परिवहन भी कर रही है और जो युग्मक है यानी कि शुक्राणु है उनका भी परिवहन कर रही है। ठीक है, जैसे बात करें हम इनमें शुक्राणुओं के मार्ग की, तो देखो वृषण है, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, यहाँ से जाएंगे शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक से मूत्रोजनन नलिका, मूत्रोजनन नलिका से अवस्कर में आ जाएंगे और अवस्कर से अवस्कर द्वार द्वारा बाहर जल में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र की, तो जैसे एक जोड़ी वृषण मिल रहे थे, प्राथमिक जनन अंग थे, उसी तरह एक जोड़ी मिलते हैं इनमें अंडाशय। ये अंडाशय है एक जोड़ी। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक जोड़ी होता है, वृक्कों के समीप स्थित होते हैं। और लेकिन यहाँ पर तो देखो क्या हो रहा था कि भाई ये जो शुक्रवाहक है, ठीक है, ये बिडर नाल के द्वारा मूत्र नलिका में खुल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये सेपरेट होते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं होता है वृक्कों के साथ। ठीक है, वृक्कों के साथ कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। तो दो अंडाशय हैं जिनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो दोनों से दो अंडवाहिनी होती है, ये एक जोड़ी होती है और सेपरेट क्लोएगा में आकर खुलती है। किसी मूत्र जनन नलिका से इनका कोई लेना देना नहीं है, या किसी मूत्र नलिका से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये भैया ये हो गई इसकी अंडवाहिनी। ठीक है, यहाँ से अंडाणु अंडाशय से निकलता है और इस अंडवाहिनी से ये आता हुआ यहाँ देहगुहा में निकलता है, अंडवाहिनी से आता हुआ ये आ जाता है इधर और इधर आकर ये क्लोएगा में ओपन हो जाता है। ठीक है, अंडाणु के मार्ग की बात करें हम, तो देखो अंडाशय में बनता है, देहगुहा में लाइब्रेट होता है, उत्सर्जित होता है, वहाँ से अंडवाहिनी में प्रवेश करता है और अंडवाहिनी से होता हुआ जाता है अवस्कर, और अवस्कर से फाइनली अवस्कर द्वारा जल में आ जाता है। यहाँ से ये जल में आ जाएगा, इधर से शुक्राणु इधर से अंडाणु दोनों जल में मिलते हैं और निषेचन होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो देखो एक जो वयस्क मादा होती है ये एक बार में लगभग 2500 से 3000 अंडे देती है। मेंढक की बात कर रहे हैं तो एक वयस्क मादा लगभग 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन इनमें बाह्य होता है तो जल में होगा, परिवर्तन इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, तो मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित होगी। इसके लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा। ठीक है, और जब ये टेडपोल लार्वा है ये वयस्क में रूपांतरण के लिए कायंत्रण करता है। ठीक है, और इसको कायंत्रण के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई जनरली अपने कॉकरोच और मेंढक की। तो मतलब अपन ने कॉकरोच, मेंढक या अपना जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो अपने नेट की एग्जाम के पर्पज से देखें तो वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ओके, बाय।